हेलो बच्चों, इफ या JEE 2027 एस्पिरेंट्स एंड जो आपका 11th वाला कोर्स है प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के कगार पे है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने 11th में प्रिपरेशन किया है और वो सम हाउ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रिपरेशन और उन्हें लग रहा है कि वो इससे बेटर कर सकते थे किसी भी रीज़न से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और 12th में इफ़ दे डोंट वांट टू रिपीट दिस मिस्टेक, या तो उन्होंने खुद किया होगा या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनकी प्रिपरेशन में कुछ डेंट लग गया होगा, तो इस वीडियो को हम जरूर देखें। तो सबसे पहले तो इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज फेसिंग वन ऑफ दीज प्रॉब्लम, सबसे पहले कि ऑफलाइन ब्लूज मतलब ऑफलाइन में जिस तरह की दिक्कत होती है कि फैकल्टी का फ्रीक्वेंट चेंज होना है, जिससे क्या होता है कि बार बार हमें जो ट्यूनिंग होती है फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में वो बार बार डिस्टर्ब होती है। या फिर एक और छोटे छोटे शहरों में ऐसा होता है कि यूजली छोटे छोटे शहरों में इवन बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांड के इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होता है कि फाइनेंशियली वाइबल बनाने के लिए वो एक या दो फैकल्टी को ऐसा ले लेते हैं कि वो नॉट अप टू द मार्क वाला चीज़ होता है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत है एक या दो सब्जेक्ट में, या फिर आपका जो सिलेबस है वो बहुत फास्ट जा रहा है, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत स्लो जा रहा है, इस तरह की दिक्कत है, या फिर लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में जाते हैं तो आने जाने में प्लस क्लास में बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम होता है और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से या तो हमारा रिवीजन सफ़र करेगा, या हमारा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सफ़र करेगा, या फिर हमारी प्रैक्टिस सफ़र करेगी। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऑनलाइन ब्लू समथिंग लाइक यू हैव टेकन सम नॉन सीरियस बैच जहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ाई की बात ही नहीं करता और जो टीचर है वो भी उसी हिसाब से पढ़ाए जाते हैं उन मार्क्स को खुश रखने के लिए, और जिसकी वजह से आपका जो करियर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, क्योंकि जो भी आपका रैंक आएगा उससे आपका काइंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ डिसाइड होगा अगले 30-40 साल का। तो दीज 2 ईयर्स 11th एंड 12th आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो उसकी वजह से जो बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं और वो अपना 100% देना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर दे आर नॉट एबल टू गिव देयर 100%, या फिर जो उनका परफॉर्मेंस है जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, एंड लॉट्स ऑफ टाइम इज वेस्टेज। अगर मान लिया जो जैसे मैंने बोला कि अगर नॉन सीरियस इन्वायरमेंट है या किसी भी तरीके का ऐसा नॉन होमोजीनियस बड़ा सा बैच हो गया कि जिसमें 500 या 1000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टिविटी वाले बच्चे, और उसके भी ऊपर अगर लाइव क्लास पढ़ाई जा रही है, तो फिर बहुत सारा टाइम लीक होता है। मतलब इट इज़ आई हैव सीन कि हार्डली 30 to 40% ऑफ द टाइम इज यूज्ड फॉर टीचिंग, बाकी सारा जो टाइम है वो बिकॉज नॉन होमोजेनियस बैच का मतलब ये भी है कि सेम रिसेप्टिविटी के बच्चे नहीं हैं। अब इसमें दोनों ही तरह के बच्चे सफ़र करते हैं। जो एक बच्चा वो होता है कि जो धीरे धीरे जिसको पढ़ के समझने की आदत होती है, और एक बच्चा होता है कि जिसको फास्ट फास्ट समझ में आता है, ही वांट्स कि आप थ्योरी वाला पार्ट आपने पढ़ा दिया, अब और हमें खूब सारे क्वेश्चंस कराओ। तो अगर नॉन सीरियस इन्वायरमेंट है तो वो हाईली इनएफिशिएंट सिस्टम होता है। या फिर ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा चीज़ है कि यू कैन कस्टमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ और नीड। तो कई बार ऐसा होता है कि एक टेम्पलेट टाइप बैच दे दिया कि हज़ारों बच्चों के लिए वही बैच है, उसी से पढ़ लो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बच्चों की नीड बहुत अलग अलग हो सकती है, और जिसकी वजह से जो मतलब जो एवरेज से नीचे वाला बच्चा है वो ऊपर नहीं आ पाता, और जो ऊपर वाला बच्चा है वो और ऊपर नहीं जा पाता। या फिर मिसिंग प्रेप इकोसिस्टम, मतलब जो प्रिपरेशन है वो केवल वीडियो लेक्चर्स नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स के वीडियो लेक्चर हो गया, फिर रिवीजन हो गया, फिर डाउट क्लियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, टाइम टू टाइम आपका जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन को वापस ट्रैक पे लाने के लिए जिस तरह का हमें मेंटरशिप चाहिए वो हो गया। ये पूरा इकोसिस्टम जब परफेक्ट होगा, प्लस जिस जिस तरह की मेरी नीड है उस तरह के मेरे को लेक्चर्स चाहिए, वो भी तीनों सब्जेक्ट में भी अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स में इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और केमिस्ट्री में उसे थोड़ा सा डर लगता है, और वाइसे वर्सा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है बट मैथ में थोड़ा सा डर लगता है। तो ऐसे बच्चों को जो भी उसकी मेंटालिटी है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके हिसाब से कोर्स कैसे कस्टमाइज किया जाए कि उसका मैक्सिमम फायदा हो, उसका बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। या फिर लैंक ऑफ मेंटरशिप, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे नॉन सीरियस भैया दीदी टाइप लोग यूट्यूब पे जिसे बोलते हैं ना कि मेंटरशिप देते रहते हैं, जबकि उनको टीचिंग का खुद आइडिया नहीं होता है। बिकॉज अगर जेई में 10,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पहली 10,000 रैंक की अगर हम बात करें, तो उसमें से कम 2-3 हज़ार पर्सनालिटी टाइप होगा, जिनका अलग अलग सोचने का तरीका होगा, रिसेप्टिविटी अलग अलग होगा, परसेप्शन अलग अलग होगा। तो अगर एक बच्चा जिसको इस लेंथ एंड ब्रेथ में इन तरह के बच्चों की पर्सनैलिटी का जिसको एक्सपीरियंस नहीं है समझने का एंड ये देखने का कि अगर एक बच्चा पर्टिकुलर लाइन लेता है तो उसका आगे क्या होता है, रिजल्ट किस तरह का आता है, वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, जिसको इस तरह का
एक्सपीरियंस नहीं है तो वो थ्योरेटिकल बातें ही बता सकता है, वो प्रैक्टिकल बातें नहीं बता सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे भ्रमित होकर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उससे फिर वो ट्रैक से बहुत ही दूर चले जाते हैं। या फिर कम से कम ऐसा होगा कि इवन इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड तो आपकी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी अगर आपने किस गलत गाइडेंस चूज किया। फिर अप्रोप्रिएट मटेरियल एब्सेंस होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जैसे हमने बोला है कि इंस्टीट्यूट में जस्ट उन्हें कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा करके दे दिया कि दे दो, उसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। मटेरियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसमें हमें ईजी, मॉडरेट, टफ, धीरे धीरे बच्चे को उठाना पड़ता है। ना तो हम बहुत ईजी क्वेश्चन ज़्यादा करा सकते हैं ना बहुत टफ क्वेश्चन करा सकते हैं, वो भी सीक्वेंशली होना चाहिए, ताकि अगर बहुत टफ क्वेश्चन आएगा बच्चा शुरू में गिव अप मार देगा। बहुत ईजी क्वेश्चन अगर हम देते रहेंगे तो ही विल बी जैसे बोलते हैं खुश फहमी रहेगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है, बट जब जब एक्चुअल पेपर आएगा, PYQ आएगा, वहाँ पे उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो दिस इज़ ए वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर। प्लस जैसे मैंने बोला कि बच्चों की प्रिपरेशन डिटेल भी हो सकती है बहुत सारे रॉन्ग परसेप्शन की वजह से, या बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होता है कि टाइम की अवेलेबिलिटी अलग टाइप की है। बच्चे को स्कूल 6 दिन जाना पड़ रहा है, किसी बच्चे को 4 दिन जाना पड़ रहा है, फिर स्कूल से आने जाने का जो टाइम है दैट ऑल्सो डिस्टर्ब्स अ प्रिपरेशन। तो हर बच्चे के हिसाब से उसको बेस्ट इनपुट क्या दिया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट आइडियली ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, मतलब वो तो वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ होती है, जिससे कि एक बच्चे का जिसका IQ अच्छा है, भले उसके पास टाइम की लिमिटेशन है, टाइम थोड़ा सा कम है, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है अगर हम कोर्स को कस्टमाइज कर दें उसके हिसाब से। तो और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आज की डेट में कि सरफेस लर्निंग का मतलब ये हो गया कि नो इन डेप्थ टीचिंग। मतलब IIT JEE और बोर्ड में ऑफ कोर्स यही डिफरेंस है कि IIT JEE में आपको ईच एंड एवरीथिंग समझना पड़ता है। केवल अगर हमने थ्योरी पढ़ा दिया, डेफिनेशन दे दिया, विदाउट एक्सप्लेनिंग के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, कैसे गलत सोचते हैं, कैसे अच्छा सोचते हैं, ये डेप्थ में जाए बिना कहने के लिए बहुत सारे लोग सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, और बाकी टाइम वो जोकबाजी हो गया या फिर क्लास का सो कॉल्ड इंगेजमेंट बनाने के लिए। और इंगेजमेंट की जरूरत भी उन बच्चों को होती है जो यूजली जिसे बोलते हैं ना कि जिनको प्रिपरेशन बर्डन लगती है। तो ऐसे बैच में अगर कोई सिंसियर बच्चा फंस गया है, जिसका यर्निंग बहुत ज़्यादा है, ये ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है सब्जेक्ट मैटर समझने की, उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर किसी भी दिक्कत से आप गुजरे हो इन 11th, देन आई शुड से कि 12th में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 12th में आप जो अगर पुराने जो प्रिपरेशन उसमें अगर थोड़े से लूप होल्स रह गए हैं तो उनको ऑफ कोर्स आप भर सकते हो। प्लस 12th इज गोइंग टू बी मोर हेक्टिक देन 11th, बिकॉज 10th 11th में बहुत ह्यूज जंप आता है। तो यूजली 11th में सिलेबस थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है, प्लस स्पीड कम रखी जाती है। 12th में तो फुल फ्लेज्ड स्पीड आएगी। प्लस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे नहीं है तो आपको बोर्ड की चिंता भी सताने लगेगी, तो दैट ऑल्सो इज ए स्पॉइलिंग फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर ये ना हो। तो ऐसे ही बच्चों के लिए टीम कंपटीशन लेके आए अपना आइकॉनिक बैच प्रखर 1। ये बेसिकली वैसे तो देखो जो 12th का यूजुअल सिलेबस स्टार्ट होता है वो ऑफ कोर्स अप्रैल में स्टार्ट होगा और नवंबर दिसंबर तक सिलेबस फिनिश हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे का अभी 11th बीच में ही है तो उसके लिए तो एडवाइजेबल यही है कि वो अप्रैल तक का या फिर मार्च तक का या फिर फरवरी तक का वेट करे, पहले 11th का सिलेबस फिनिश करे। बट अगर किसी बच्चे ने 11th का सिलेबस काफ़ी फिनिश कर लिया है, मतलब मे बी 80% 90% फिनिश कर लिया है या पूरा 100% फिनिश कर लिया है, तो उसके लिए समझदारी ये है कि वो 12th का स्टार्ट कर दे। अर्ली स्टार्टर है और तो लास्ट में उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा, और लास्ट का जो ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलता है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। ये मैंने देखा है ओवर द ईयर्स कि एक बच्चे का सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको समझ में भी अच्छा आता है, प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहा है, बट समहाउ उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसके मार्क्स नहीं आते पूरे साल। बट जब उसका एक बार कोर्स फिनिश हो गया, उसने पूरे कोर्स को टोटलिटी में देख लिया, उसको ढंग से रिवाइज कर लिया, उसके बाद सडनली लास्ट के जो 1-2 महीने होते हैं उसमें बच्चों को मैंने ये देखा कि डबल तक मार्क्स कर लेते हैं, कि वैसे उनके 110 120 130 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब जनवरी वाला अटैम्प्ट आता है दे स्टार्ट टचिंग 250 260 ऐसे करके। तो लास्ट में अगर क्वेश्चन पीरियड रहेगा, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहता है, आपको लगता है कि मेरा कोर्स तो फिनिश हो गया, अब तो बस प्रैक्टिस करके मेरे को रैंक ऊपर ले जानी, ठीक है। तो हमें जबरदस्ती जिस बच्चे का 11th अगर हाफ में चल रहा हो, वो ऐसा नहीं कि पंप अप हो गए 12th का भी स्टार्ट कर दे, उससे क्या होगा, उसका दोनों ही चीज़ खराब हो जाएगा, 11th का भी बेकार हो जाएगा और 12th भी ढंग से होगा नहीं। बट जो बिल्कुल 90% सिलेबस फिनिश कर चुका है और या फिर 100% सिलेबस फिनिश कर चुका है, तो ये भी डेट्रीमेंटल मेंटालिटी है कि वो बोले कि नहीं अभी तो मैं अपनी 11th वापस स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और फिर मैं मार्च या अप्रैल में जाके 12th स्टार्ट करूंगा। तो आपने जो एडवांटेज थी बाकी बच्चों के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही गेम है, इसमें बोर्ड की तरह तो नहीं है कि दूसरे के
95% आए या ना आए, उससे मेरे 95% आएंगे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे तो पड़ता है, अगर दूसरा आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक सीट ले जाएगा, आपके लिए एक सीट कम अवेलेबल होगी। तो इसलिए अगर आपके पास ये एडवांटेज है कि नवंबर या दिसंबर में आपका कोर्स ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है, ये ठीक है, या फिर फिनिश हो चुका है, तो ऑफ कोर्स वी शुड स्टार्ट अर्ली। क्योंकि अभी से अगर हम टाइम देंगे तो एक तो जो हमारे मेंटली जो आगे चल के हमें ये फील होगा ना अर्जेंसी के खत्म नहीं हुआ, बोर्ड में पता नहीं क्या होगा, वो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। जब हमारा माइंड काम होता है तो वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर। हमें ये एडवांटेज छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ बच्चे, जैसे हमने एक ऐसे इंग्लिश में एक ईडियम फ्रेज टाइप होता है कि वर्क एक्सपैंड इट सेल्फ इन द टाइम अलॉटेड टू इट। मतलब अगर मैंने ये बोला कि 11th का रिवीजन करने के लिए मेरे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में ही वो खत्म हो पाएगा। अगर मैंने बोला कि 1 महीने, तो 1 महीने में भी फिनिश हो जाएगा, बिकॉज देन योर ब्रेन विल प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इन ए डिफरेंट वे। तो इट इज़ गुड क्योंकि 11th और 12th दोनों ही चाहिए होगा आपको जेई की प्रिपरेशन में कि आप 12th स्टार्ट कर दो। और 12th के जो अभी बैचेस की जो क्लासेस होंगी यूजली वो वीक में 4 या 5 दिन होंगे, तो बाकी के जो 1-2 दिन बचता है उसमें आप 11th का अपना प्रॉपर रिवीजन साइड बाई साइड चला सकते हैं। ठीक है, तो जो एडवांटेज है अगर किसी बच्चे को, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कि हमें ज़बरदस्ती भी वीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारा 30% ही 11th हुआ है और हम 12th में भी कूद जाए, दो दो जगह पैर फंसा लें। क्योंकि जिसका 30% हुआ होगा वो 11th में ही खूब स्ट्रगल कर रहा होगा, ऊपर से 12th का और लोड आ जाएगा, तो इट विल बिकम हैफेजर्ड। तो ऐसे बच्चे के लिए आई विल से कि मतलब ऐसे भी कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मैं 4 दिन 11th कर लूंगा और 3 दिन 12th कर लूंगा। हम तो ये बोलेंगे 7 दिन पहले 11th करो, 11th फिनिश करो, उसके बाद जो अगला बैच आएगा ये ठीक है वहां पे एडमिशन लेना। तो इस बैच में मेंस प्लस एडवांस के लिए बैच है पूरा ऑफ कोर्स। जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 24 नवंबर 2025। जो उसका सिलेबस एंड हो जाएगा वो 15 सितंबर तक रहेगा, 15 सितंबर 2026। तो सितंबर का मतलब क्या है कि आधा सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी हो गया। तो बहुत बड़ा हमें टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, फुल सिलेबस, बहुत सारे टेस्ट देंगे। और ऐसे ही बच्चे अपना 99.9 परसेंटाइल तक आराम से पहुंचते हैं जनवरी वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि जनवरी में रिलेटिवली कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस जो 13th वाले होते हैं उनका पूरा नहीं हुआ होता, और बहुत सारे जो 12th वाले बच्चे हैं उनका जस्ट पूरा हुआ होता है, तो वो ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अप्रैल में अगर आप पिछले 2-3 साल का देखोगे, competition.com साइट पे जाके आप ये डेटा भी आप आराम से देख सकते हो पिछले कई साल का, कि जनवरी से अप्रैल में जब हम जाते हैं तो एक तो पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, अप्रैल में थोड़ा सा रिलेटिवली पेपर टफ हो जाता है क्योंकि दे एक्सपेक्ट कि आपने तैयारी कर ली होगी। प्लस इतना होने के बाद भी जो परसेंटाइल है वो हमारा ज़्यादा मार्क्स आने पे और ऊपर चला जाता है। मतलब एक तो पेपर टफ हो गया, तो पेपर टफ होने का मतलब क्या है कि सेम मार्क्स में हमारा बेटर परसेंटाइल आना चाहिए, बट नहीं, कंपटीशन इतना टफ हो जाता है कि एक तो पेपर टफ हो गया और हमें ज़्यादा मार्क्स और चाहिए होगा पहले के कंपैरिजन में सेम परसेंटाइल लाने के लिए। तो इसलिए ये वाला बैच अगर मान लिया किसी का 11th का सिलेबस फिनिश हो गया तो उसके बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आपने जनवरी में मेंस की टेंशन खत्म हो गई तो जनवरी से लेके आपको मई तक का एक, जिसे बोलते हैं ना कि पूरा पूरा खुला रोड मिलेगा, जहाँ पे आप केवल एडवांस के लिए खूब अच्छी तैयारी करके, खूब अच्छी प्रैक्टिस करके वहाँ पे भी एक सुपर डोज दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जनवरी वाले अटैम्प्ट में आपके ढंग का परसेंटाइल नहीं आया तो जो आपका दिमाग है वो आधा आधा बढ़ जाएगा कि अप्रैल वाले अटैम्प्ट के लिए हम प्रिपरेशन करें, उसको बेटर करें, या एडवांस के लिए करें, करें तो फिर किस प्रोपोर्शन में टाइम डिवाइड करें, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो उस चीज़ों में ना फंस के अगर किसी बच्चे ने अभी 11th में एक कंफर्टेबल पोजीशन में है तो ही शुड स्टार्ट नाउ। अच्छा, इस बैच का जो एक्सेस है, मतलब ये तो क्लास जो हम शेड्यूल करेंगे, हम जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर होगा ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। बट इस बैच का एक्सेस आपको 27 के एडवांस का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके पास रहेगा। जो लेक्चर है वो 425 के आसपास है, तीनों सब्जेक्ट में मिला के 1.5 घंटे का लेक्चर है। फीस इसकी 28,900 है और क्लास फ्रीक्वेंसी 4 to 5 डेज पर वीक होगा, मतलब मोटा मोटा 4 डेज ही मानो, 5 डेज तो कुछ दिन के लिए चलेगा। एक्सेस टू द बैच जैसे हमने बोल दिया, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन दी सपोर्ट नंबर 7410900901 कोर्सेज अवेलेबल ऑन कॉम्पिटिशन ऐप एंड i.competition.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। वापस किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो एट दिस इंफॉर्मेशन। हमारे यहाँ पे टीचर कैसे पढ़ाए जाते हैं, दैट इज इन ओपन। ऑफलाइन में यूजली आपको पता नहीं होता कौन टीचर है, उसके साथ मेरी वाइबिंग होगी या नहीं होगी। यहाँ पे ईच एंड एवरी लेक्चर वी हैव ऑल्सो पुट फॉर फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब पे डाल रखे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कि टीचर के साथ आपकी वाइब मैच होती है या नहीं। नाउ लेट्स कम टू फीचर ऑफ द कोर्स।
तो यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो क्लासेस, ठीक है, ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे। एक जो क्लास होगी वो शेड्यूल होगी, तो आप शेड्यूलिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपका डिसिप्लिन ऑफकोर्स बेटर होगा। फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल विल बी सेंट टू यू, और ऑफकोर्स डिजिटल का टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन यू विल बी गेटिंग। टाइम टू टाइम ऑफकोर्स पीरियोडिक टेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एवरी 3 वीक यू विल बी गेटिंग ए टेस्ट रेगुलरली, ताकि हमारा डिसिप्लिन ना रहे, रिवीजन अच्छी तरीके से होता है। डाउट क्लियरिंग आपकी टेलीग्राम पे 24/7 आप डाउट पूछ सकते हो, पिक्चर के थ्रू, वर्ड के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू। एंड डेली हमारी जूम का सेशन भी लाइव होता है, जहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है। 24/7 गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स यू विल बी गेटिंग, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको डिकेट्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, टॉप 10 से लेके टॉप 1 लाख तक के बच्चों को पढ़ा रखा है, तो वी डू अंडरस्टैंड कि किस तरह की मेंटालिटी होती है। तो यहाँ पे हम वीकली इंटरेक्शन सेशन भी रखते हैं बच्चों के साथ, कि अगर किसी भी रीज़न से आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो गए, मैं ये करूँ, तो उस तरह के गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है। ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन ओवर हियर, मतलब आपको और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है किसी भी सेंस में, मतलब टेस्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडिंग सो मेनी टेस्ट कि आप ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। सिमिलरली मटेरियल, चाहे आप टॉप 10 के लिए मान लिया एस्पायर करें, या टॉप 10,000 के लिए एक्सपायर करें, यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिलेगा वो प्रॉपरली ग्रेडेड मिलेगा, एंड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। मतलब आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर, क्योंकि हमने मटेरियल इतना दे रखा है कि वी अंडरस्टैंड के 99.99% बच्चे उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। बस ये ग्रेडेड मटेरियल है, किसी ने पहला 20% कंप्लीट कर लिया, 30% कंप्लीट कर लिया, उसकी 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, 70% कंप्लीट कर लिया, उसकी 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, और जो 100% तक पहुंचेगा ऑफकोर्स वो 100 के अंदर आ जाएगा। तो आई होप अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन यू विल बी टेकिंग योर बेस्ट डिसीजन, एंड यू विल बी फुल्ली मोटिवेटेड। अगर आपकी प्रिपरेशन में अभी तक कुछ भी गैप्स हैं या फिर लूप होल्स हैं, तो यू विल बी फिलिंग इट, यू विल बी टेकिंग इट सीरियसली एंड प्रोएक्टिवली, रादर देन जस्ट वॉचिंग कि मेरा प्रिपरेशन गर्त में जाता जा रहा है। यू शुड टेक एफर्मेटिव एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस, ताकि ये जो आपका कैरियर बिल्डिंग ईयर है, इसमें आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पाओ, ताकि आगे चल के आपको इस बात का मलाल ना रहे कि मैं काश में ये कर देता, ये हो जाता। तो आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।